इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का कसाई कहे जाने वाले आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के अपराधों की फाइल खुल गई। इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों के इंसाफ के लिए लगातार चलाई मुहिम। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के करीब 31 साल बाद बिट्टा कराटे के पहले शिकार बने सतीश टिक्कू के परिवार ने श्रीनगर सेशंस कोर्ट में केस की फिर से सुनवाई करने की मांग की। अदालत ने याचिकाकर्ता पीड़ित सतीश टिक्कू के परिवार से पिटीशन की हार्ड कॉपी दाखिल करने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने बिट्टा कराटे के वकील से भी कहा, हार्ड कॉपी प्रपोजल दाखिल करें। इस केस में 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। नमस्ते, मैं राशिद। खूंखार आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे ने खुद ही ऑन कैमरा एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया कि उसका पहला शिकार सतीश टिक्कू थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो 32 साल बाद बिट्टा कराटे के सताए लोगों का सिर उठाना मतलब वक्त बदल गया है। वक्त इसलिए बदला क्योंकि इंडिया न्यूज कश्मीरी पंडितों की आवाज बदला। वक्त इसलिए बदला क्योंकि इंडिया न्यूज बिट्टा कराटे के गुनाहों को सरकारी फाइलों की कब्र से निकाल कर ले आया। बिट्टा कराटे अलगाववादी नेता, कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार, आतंकवाद से संबंधित केस में जेल में डाला गया। इंटरव्यू में बिट्टा ने खुद 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या करने की बात कबूली थी। बिट्टा कराटे ने कहा था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों का मर्डर किया था। साल 1991 में दिए इंटरव्यू में बिट्टा कहता है कि अगर उसे अपनी मां या भाई का कत्ल करने का आदेश मिलता तो उनकी भी हत्या करने से हिचकता नहीं। लेकिन अब बिट्टा कराटे की गुनाह सामने आएंगे। इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने लगातार कई दिन तक एक पूरी सीरीज चलाई कि बिट्टा कराटे की फाइल आखिरकार बंद क्यों की गई, बिट्टा कराटे को उस वक्त जेल से 2008 में रिहा क्यों किया गया, बिट्टा कराटे को बचाने की कोशिश किसने की। इंडिया न्यूज ने यह दिखाया कि बिट्टा कराटे को राजनीतिक सरपरस्ती कहां कहां से मिली। लेकिन अब बिट्टा कराटे की फाइल इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद में खुलने वाली है। अब आगे हम डिबेट को ओपन करें, इससे पहले कि हम ये जानें कि बिट्टा कराटे को बचाने वाले लोग कितने जिम्मेदार हैं, जवाबदेह यानी अकाउंटेबल लोग कहां पर हैं, उससे पहले एक पुराना वीडियो 28 सेकंड का बिट्टा कराटे का वीडियो है। 28 सेकंड में बिट्टा कराटे का कबूलनामा है। 28 सेकंड का यह वीडियो आपको बिट्टा के गुनाहों की गवाही साक्षात देगा। देखिए। ताकि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं मार देता। बिट्टा कराटे के गुनाहों की फाइल खुलेगी और इसके अलावा फाइल खुलेगी जितने भी कश्मीरी पंडितों की हत्या के गुनहगार हैं। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, अल्ताफ ठाकुर, इन सभी का पॉलिटिकल रिएक्शन आया है। सुने आप। सरकारों ने जब ये बिट्टा कराटे पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया और अदालत में जब मामला चला, उस वक्त की सरकारों ने, तब के एडवोकेट जनरल्स और सरकारी वकीलों ने अदालत में जिस तरीके से बिट्टा कराटे के खिलाफ सबूत पेश करने चाहिए थे, केस लड़ना चाहिए था, वो केस नहीं लड़ा गया। सतीश टिक्कू जो एक हमारे कार्यकर्ता थे, उसका कत्ल भी इसने किया था। उनके परिवारजनों ने दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाया है इंसाफ के लिए। इस बिट्टा कराटे ने जो अपराध किए हैं, इसकी सजा इस बिट्टा कराटे को जरूर मिलनी चाहिए। जो त्रासदी हुई थी 1999-90 में, जो कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापन हुआ था, एक बहुत बड़ा ये साजिश थी। तो उस फिल्म में भी और स्वयं भी बिट्टा कराटे की इंटरव्यूज हम देखें तो उसमें उसने खुद स्वीकार किया है और बड़े दावे के साथ स्वीकार कर रहा है कि मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को ये किया है। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। उस वक्त की सरकारों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन आज इस प्रकार से जब ये केस सामने खुलेगा तो निश्चय ही उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। देखिए, बिट्टा कराटे ही वही आदमी है जो खुद टीवी पे डिबेट्स में कन्फेशन कर रहा है कि मैंने 30 से ज्यादा पंडितों को मार डाला है, और खुद वो बड़े फख्र के साथ कह रहा है।
आज जब हर तरफ एक आवाज सी उठ गई है कश्मीर फाइल्स के बाद कि पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए, उनका जो नरसिंगार हुआ, जिस तरह से उनका कत्लेआम हुआ है, उनके पीछे किसका हाथ है? उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो बिट्टा कराटे और उसका आका जो यासीन मलिक है, उनका हाथ है। आज जो कोर्ट में इस हेयरिंग हुई है, मैं समझता हूं अगर आप इस्लामी लॉ के हिसाब से भी देखेंगे तो कत्ल का बदला कत्ल ही होता है, और बिट्टा कराटे बदकिस्मती से अभी तक जिंदा है। कानून को भी इस बात को सोचना चाहिए। हम फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और इसकी पूरी सीरीज इंडिया न्यूज ने चलाई। इंडिया न्यूज ने बिट्टा कराटे के गुनाह दिखाए। इंडिया न्यूज ने यह बताया कि बिट्टा कराटे को बचाने के लिए और उस जमाने में कई आतंकियों को जेल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, और बिट्टा कराटे को राजनीतिक सरपरस्ती देने वाले कई लोगों के बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन अब बिट्टा कराटे के गुनाहों की फाइल अगर खुल रही है, इसके पीछे इंडिया न्यूज की मुहिम। इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों का दर्द जाना, इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, और जब दर्द दिखाया उसके बाद फिर श्रीनगर के सेशंस कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। और श्रीनगर के सेशंस कोर्ट ने एक तरीके से इनडायरेक्टली जो अभी तक केस चल रहा है उसमें यह समझ में आ रहा है, इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि बिट्टा कराटे की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। यानी कई अलगाववादी तथाकथित बेनकाब होंगे, कई राजनेता बेनकाब होंगे और न जाने कितने एक्टिविस्ट भी बेनकाब होंगे। अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ हैं अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस, अमित रैना कश्मीरी पंडित, वकार एच भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट, और इसके अलावा साजिद यूसुफ हैं सीईओ द रियल कश्मीर के, उनके पास भी हम चलेंगे। पहला सवाल मेरा अमित रैना जी आपसे होगा, बिट्टा कराटे की फाइल खुली तो कौन कौन नपेगा, कौन कौन बेनकाब होगा? 1990 में अरेस्ट हुआ बिट्टा कराटे, 16 साल तक जेल में रहा। आतंकवाद के केस में इतनी आसानी से उसे जमानत कैसे मिली? इसका जवाब तो उस समय की सरकार ही दे सकती है, और उस समय की सरकार थी पीडीपी कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद। और जस्टिस एनडी वानी अपनी जजमेंट में बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि द प्रोसिक्यूशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस मैन पनिश्ड, he is charged with heinous crimes and I know that he is involved in this crime। तो वो कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल पैटर्नेज था बिट्टा कराटे को मिलता रहा, और उसके बाद वो कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में उनका राजाओं की तरह स्वागत किया जाता है, उनके फूल फेंके जाते हैं, मालाएं पहनी जाती हैं, ढोल नताशे बताए जाते हैं। तो ये सब चलता रहा, और उसके बाद उनकी वाइफ को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नौकरी भी दे दी जाती है स्टेट के। तो कहीं ना कहीं पैटर्नेज चलता रहा। मगर सवाल ये है किसने बिट्टा कराटे का राजनीतिक सरपरस्त कौन? सीधे बताइए अमित रैना जी, सीधे बताइए। कराटे के राजनीतिक सरपरस्त सिस्टम रहा है, हमेशा रहा है, कांग्रेस तो रहा ही रहा है, क्योंकि मगर उसके बाद जो बाकी पार्टीज भी हैं उन्होंने उस पर काम नहीं किया है। देखिए आप समझिए बिट्टा कराटे में एक सतीश टिक्कू का केस है, एक सतीश टिक्कू का केस नहीं है, केस ये सैकड़ों सतीश टिक्कुओं के हैं, केस ये सैकड़ों गिरजा भट्ट के हैं, जिनको जो मारे गए हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ और जिन्हें बेदर्दी से मारा गया। और ये एक केस खुलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको इसको जब तक आप इसमें एसआईटी फॉर्म नहीं करते हैं, हर केस की तहकीकात नहीं करते हैं और हर किसी को पनिश नहीं करते हैं, ये एक अभी तो शुरुआत हुई है अमित रैना जी, अभी तो शुरुआत हुई है, आप इंतजार कीजिए। इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई है तो इंडिया न्यूज इस मुहिम को उसकी मंजिल तक पहुंचा करके रहेगा। इंडिया न्यूज ने अगर कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज उठाई है तो आगे भी हम उठाते रहेंगे। क्या बिट्टा कराटे, क्या यासीन मलिक, क्या जेकेएलएफ, या जितने भी तथाकथित अलगावादी रहे या जितने भी आतंकवादी रहे जिनका यह कहना था कि कश्मीरी हमें तो ट्रेनिंग दी गई थी कि कश्मीरी पंडितों के माथे पर गोली मारनी है या उनके दिल पर गोली मारनी है, इन सभी को बेनकाब इंडिया न्यूज करेगा। इंडिया न्यूज ने अगर ये मुहिम उठाई है और ये जिम्मा लिया है तो इसे हम इसकी अंतिम आखिरी मंजिल तक लेकर के जाएंगे। अजय अरोड़ा जी, क्यों बार बार यह कहा जाता है कि बिट्टा कराटे को राजनीतिक सरपरस्ती कांग्रेस ने दी, सिस्टम में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दी? बिट्टा कराटे को जमानत आतंकवाद जैसे केस में भी उस वक्त मिली जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद कौन? आपके नेता यानी आपकी सरकार। आपकी सरकार ने मुखालफत की ही नहीं। प्रोसिक्यूशन तो कमजोर रहा ही, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है स्टेट, वो से स्टेट ही लिखा जाता है टेक्निकली। स्टेट कमजोर रहा यानी गुलाम नबी आजाद कमजोर रहे, यानी कांग्रेस कमजोर रही। क्या कांग्रेस को बिट्टा कराटे से डर था? राशिद जी, हमें किसी से डर नहीं था और ना डर है। जहां तक कांग्रेस की सरकार है, ये न्यायालय में विचाराधीन था, तो न्यायालय से ऊपर सरकार नहीं होती, न्यायालय डिसाइड करता है। और जिस प्रकार से वो कारावास में थे, उसके बाद जमानत हुई, वो जमानत किसने दी? सरकार जमानत नहीं देती राशिद भाई।
वो सरकार केस लड़ती अजय है, जी, सरकार ने केस नहीं अजय जी, लड़ा। अजय जी, अब मैं नैना आपको जी। बताता हूं। अजय जी, आप बहुत, या तो आप बहुत इनोसेंट हैं या आप इनोसेंट दिखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कांग्रेसी आला कमान आपको बैठ करके देख रहा होगा, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं। अब एक समझिएगा, एक टेक्निकली चीज क्या होती है। फर्ज कीजिए कि अगर कोई केस बनता है ना, आप अदालत में अगर जाते हैं, सबसे ऊपर लिखा जाता है स्टेट वर्सेस बिट्टा कराटे, यही लिखा गया होगा उस जमाने में। स्टेट वर्सेस, मेरी बात तो सुन लें आप, स्टेट वर्सेस बिट्टा कराटे एंड अदर्स। स्टेट का मतलब होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो राज्य की तरफ से भेजा गया एक वकील होता है जो ये बताता है कि फला फला गुना हुए हैं। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमजोर, अगर अभियोजन पक्ष कमजोर, यानी स्टेट कमजोर, कमजोरी को मानिए आप, कमजोरी को मानिए सर। 1990 की वो रात, 19 जनवरी 1990 की वो रात आपने नहीं झेली है, लेकिन जिसने झेली है वो यहां बैठे हुए हैं, मानिए। राशिद भाई, हम कश्मीरी पंडितों के साथ भी हैं, हम देश के साथ हैं, और जहां तक कश्मीर की आवाम है और हमारी सरकार की बात है, हमने देश को, कश्मीर को बड़े अच्छी तरह से चलाया। और ऐसा नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में भी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही, इन्होंने क्या किया। जहां तक बिट्टा कराटे का सवाल है, जो मुजरिम होगा उसके साथ कांग्रेस बिल्कुल नहीं खड़ी, उसके खिलाफ है। मुजरिम मुजरिम होता है राशिद भाई। 1990 से लेकर के आप ये समझें कि सालों तक, 2019 तक कश्मीरी पंडितों का एक डर था कि 370 के नाम पर आप लोग अलग विधान, अलग प्रधान, अलग कानून, अलग प्रदेश को अलग देश बनाने की कोशिश में थे। 370 हटाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। अलगाववादियों को और आतंकवादियों को सीधे तौर पर उनका असली ठिकाना बताने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। यासीन मलिक से न मिलने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। यासीन मलिक से मिलने वाला कौन? कांग्रेसी प्रधानमंत्री। यासीन मलिक जैसों को सरपरस्ती देने वाले कौन? आप जैसे जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उससे जुड़े हुए न जाने कितने षड्यंत्रकारी। और आप कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया? अभिजीत जी, यू मे कम इन। अभिजीत जी आए। अजय अरोड़ा कहते हैं आपने क्या किया? अजय अरोड़ा को आईना दिखाएं आप। राशिद भाई देखें, आईना इनको दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज समझिए कि सत्ता की भूख जो है उसने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया है। ये सत्ता की भूख पहले कांग्रेस को 84 के दंगों में जो उन्होंने करवाए, उसके बाद ये सत्ता की भूख इनके सामने जग जाहिर होगी। और सज्जन कुमार जैसे आरोपी को ये छुपाते रहे, एक एक छोड़ के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्रियों के पीछे सज्जन कुमार छुपा रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले सज्जन कुमार को जो है उसके साथ कानूनी कार्रवाई की गई उसके अगेंस्ट। उसके बाद जब दूसरी बात आती है तो मैंने जो बार बार मैं जिक्र करता हूं सन 87 की, सन 87 में जो सत्ता की भूख कांग्रेस की ही जो सहयोगी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वही भूख थी, जिसके कारण उन्होंने एमयूएफ की रिगिंग की थी और यहां पर उपद्रव शुरू हो गया था। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ जो किया वो कांग्रेस की सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर किया। आप केवल एक बिट्टा कराटे का नाम ले रहे हो, उसका नाम फारूक अहमद डार है और दूसरा फारूक, आपको पता है एक ने सियासी कत्ल किया है, दूसरे ने हथियारों से कत्ल किया है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों बख्शा जाए? दोनों फारूकों ने मिलकर कश्मीर की कत्लोगारत की है। फारूक अब्दुल्ला तो ये कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला तो ये कहते हैं कि मुझे कश्मीरी पंडितों के दर्द पर रोना आता है और मैं उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं था जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू किया गया, जब कश्मीरी पंडितों की हत्या होने लगी थी, मैं मुख्यमंत्री नहीं था। मैं तो 18 जनवरी 1990 को ही मुख्यमंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इतिहास ये बताता है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि एक तरीके से सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद फिर लंदन भाग गए थे। ये एक सच्चाई है। लेकिन आप कहते हैं मेरा दिल रोता है, मैं बहुत दर्द में होता हूं। राशिद भाई एक चीज देखिए, सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि सन 87 के पहले का आप कश्मीर के सभी थानों का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, कहीं पर कोई घटना, मर्डर तो कभी किसने सुना ही नहीं। अगर चाकू भी निकलता था हिस्ट्री बन जाती थी। 87 के बाद जब फारूक साहब को सत्ता की भूख और कुर्सी का लालच ने उसको काटा तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ जीतों को हराया और हरायों को जिताया। उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हो गई। और फारूक साहब का खुद के बयान देखिए, अगर आप जगमोहन जी की किताब पढ़ते हैं फ्रोजन टर्बुलेंस, उसमें फारूक साहब ने खुद अपने वर्कर्स को कहा कि जाओ और हथियार उठा कर लाओ और यहाँ पर कत्लो गारत करे करो। तो मुझे फारूक अब्दुल्ला में, लेकिन अब तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ना अभिजीत जी, लेकिन अभिजीत जी अब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भैया उस वक्त के रॉ चीफ थे एएस दुल्लत, उनसे जाकर के पूछिए। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे मोहसिन रजा, उनसे जाकर के पूछिए। अगर मैं गुनहगार साबित होता हूं तो कहीं पर भी फांसी पर टांग दिया जाऊंगा। लेकिन मैं आऊंगा, मैं इस चीज पर भी आऊंगा। लेकिन अभी साजिद भाई इंतजार कर रहे हैं। साजिद यूसुफ सीईओ हैं द रियल कश्मीर के। साजिद भाई, बिट्टा कराटे की फाइल खुलने का मतलब क्या है और बिट्टा कराटे के अलावा इस तरीके की और कितनी फाइल्स हैं? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या बताती है?
देखिए, जहां तक ताल्लुक बिट्टा कराटे का है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई ही है। ये सिर्फ जो मुहिम आज स्टार्ट हुई है बिट्टा कराटे के खिलाफ, मुझे लगता है ये मुहिम कहीं ना कहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि आज 32 साल के बाद अगर कोई उन कश्मीरी पंडित्स का जो जिनने उन पे जुल्म किया, जिनने उनका कत्ल कर लिया, जो हमने नंगे हो रहे हो, उन पे आज ये बात उठ रही है कि इनको आज सजा दी जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये एक स्टार्टिंग है और ये चीज अब थमने वाली नहीं है। रही जैसे बात अभिजीत जितनी ने एक अच्छी बात की कि जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ यहाँ से, तो कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, तो एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, तो फारूक साहब की सरकार थी और फारूक साहब को जैसे पहले से ही पता था कि कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या होने वाला है, तो उन्होंने एक दिन पहले ही रिजाइन क्यों किया? दैट मीन्स कहीं ना कहीं सियासी इसमें साजिशी आपके जन्म के माध्यम से इस चीज का साजिद भाई आप ये जरूर कहना चाहते हैं, यानी साजिद भाई आप ये कहना चाहते हैं कि वक्त की नजाकत को देखते हुए चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी या फिर कांग्रेस, हर कोई एस्केपिस्ट बन गया। हाँ, बिल्कुल सही। और मेरा सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा भी, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि ये हमारी जो जुडिशरी है ये सब चीजें डिसाइड कर दी, लेकिन बदकिस्मती मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि देश तो हिंदुस्तानी था, पिछले 32 साल से ये लोग आज तक जीवित क्यों हैं? जो लोग खुद ऑन द कैमरा एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हम कातिल है, आज तक वो लोग जिंदा क्यों? बात तो एकदम ठीक जो लोग खुद एडमिट कर रहे हैं, बात तो सरकार चाहे कोई भी हो, एकदम ठीक बात सरकार वकार भाई, आज याद है। हाँ साजिद जी ठीक है। वकार भाई, जो साजिद यूसुफ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कैमरे के सामने आकर के कबूला कि मैंने कश्मीरी पंडित की हत्या की, जिन्होंने ये कहा कि मैंने टिक्कू की हत्या की, जिन्होंने ये कहा कि आदेश हमें पाकिस्तान से मिले थे, जिन्होंने ये कहा कि आदेश तो हमें ये मिला था कि हत्या भी करना है तो दो जगह पर निशाना साधना है, एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सीधे माथे पर गोली मारनी है या फिर दिल पर निशाना लगा करके मारना है कश्मीरी पंडितों को। आज तक ये लोग जिंदा हैं क्यों? इन्हें सजा क्यों नहीं मिली? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इन्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कुरन पुष्पूरा में आप लोगों ने रात को किया था, उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर उनके लिए बोलोगे तो हम भी बोल देते हैं। कैसे शुरू हो गया प्रोपेगेंडा तुम्हारा, झूठ का प्रोपेगेंडा? सबसे बड़ी नहीं, झूठ तो बोलने नहीं दूंगा। नहीं, एक मिनट वकार, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आपने वकार मेरी बात तो सुनने। वकार, आपने किसकी बात की है, किसे फांसी होनी चाहिए? देखिए ना, मैंने थोड़ा सा ही मर्ची अभी दी ना, तो कैसे जलन नहीं दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुझे डालने दीजिए, देखिए कितनी जलन आती है इनको, इनको बात रखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बीच बोला, इन्होंने इतना झूठ पड़ोस, अब सब ने अब पड़ोस के जम्मू कश्मीर को बदनाम करने लगे बैठ के। अब मैं थोड़ी सी बात करने लग गया, सबको जलन लगने लगी। तो सुन लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा, ठीक ना? मुझे भी आता है। मैं कहता हूँ हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, जान सबकी कीमती है। तो अगर हिंदू मरे तो चर्चा हो, 32 साल से फिल्में भी मरे, आर्टिकल भी लिखे जाए, बुक भी लिखी जाए और उनके ऊपर सियासत भी हो, राजनीति भी हो, लेकिन लाखों हजारों अगर मुसलमानों की जानें यहाँ गई तो उनके ऊपर एक चर्चा, एक डिबेट भी न हो। अभी 2 दिन पहले ही 2 पुलिस वाले भी यहाँ जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, कश्मीर में मारे गए हैं। 2 वो लड़के भी मारे गए हैं जिन्होंने हथियार उठाया, मतलब 4 कश्मीरी मारे गए हैं। तो मेरे लिए 4 कश्मीरी, जो 4 नौजवान थे, ये मेरी जम्मू कश्मीर के नौजवान थे। 2 तरफ की गोली चलती है, नौजवान मारा जाता है। तो मैं ना चाहता हूँ कोई, ना मैं चाहता हूँ कोई गन उठाए, ना चाहता हूँ मैं ना इसको कोई मारे, ना चाहता हूँ मैं उसको कोई मारे। मैं इस पर काम करता हूँ। आप लोग एक चीज पे काम करते हो, नहीं हम इसको मारना चाहते हैं। मैं मारना नहीं चाहता हूँ, मैं कश्मीर में खून देखना नहीं चाहता। तो अगर आप लोग कश्मीर में खून देखना नहीं चाहते तो फिर सीरियस हो जाए, फिल्में मत बनाए, चर्चा मत करें, डिबेट मत करें, काम करके दिखाएं। बीजेपी 14 साल सत्ता में 1932 के बाद रही है, तो बीजेपी से पूछे 14 साल में आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? बाबा जी का ठुल्लू क्या किया आपने 14 साल? सुनिए उनसे पूछिए ना। वकार, मुझे अफसोस करना चाहिए, मुझे अब जवाब एक मिनट रुक जाएं आप। मुझे अफसोस करना चाहिए या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि बाबा जी का ठुल्लू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे।
जिन लोगों ने अपने घर को खोया है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनकी जान चली गई है, और उनका घर पिछले 3 दशक में कितने दर्द में है, कितने आंसू में है, कितनी तड़प में है, कितनी चीख में है, कितनी पुकार में है। निजाम मुस्तफा का नारा जो जिन्हें आज भी सोने नहीं देता है, आप ये कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। बड़ी अजीब सी बात है। कितने सीरियस, ये समझ में आता है कि कितने सीरियस आप लोग हैं। ये समझ में आता है कितने सीरियस आप लोग हैं। ये समझ में आता है कितने सीरियस आप लोग हैं। राशिद भाई मुझे जवाब दें। अब जी आइए, अब जी आइए, अब जी बीच में आइए, अब जी आए। बाबा जी का ठुल्लू नहीं, लेकिन पाकिस्तान के भाड़े का उल्लू ये जो आपने बिठा कर रखा है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये कश्मीरी नहीं है, सबसे पहले तो ये कश्मीरी नहीं है, और ये कश्मीरी अजीत जसरोटिया वर्सेस वकार भाटी, अजीत जसरोटिया वर्सेस वकार भाटी। हाँ ठीक है। सबसे पहले कश्मीरियों का, तो सबसे पहले कश्मीरी नहीं है, ये बहरूपिया बनकर कश्मीरियों का नाम खराब कर रहा है। ये वो पाकिस्तान का वो भाड़े का टट्टू है जो पाकिस्तान से पैसे खाकर और यहाँ पर बैठकर जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करता है। सबसे पहले तो इस जैसे इंसान का इलाज होना सबसे जरूरी है, और इसमें और बिटा कराटे में कोई खास फर्क नहीं है। बिटा कराटे हथियार उठाए थे और इसने पाकिस्तान से पैसा खाया हुआ है, और ये अपने जुबान के हथियार से हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र इसने बुना हुआ है, इस जैसे इंसान को जूते मारने चाहिए। और इस जैसे इंसानों का यही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े, ये हिंदुस्तान के लिए वो भड़वे हैं जो पाकिस्तान से पैसा खाकर कश्मीरी पंडितों का खून बांटते हैं। ये वो है। अभिजीत आप और वकार आप दोनों लोग जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों के लिए आप जिम्मेदार हैं, और चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, मेरी डिबेट बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें। विचारों का विरोधाभास होता है, लेकिन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपको गुस्सा हो सकता है, लेकिन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अजय अरोड़ा जी के पास चलते हैं। अजय अरोड़ा जी, अब जी रुक जाइए। अब आवाज किसी की नहीं जा रही है। वकार आपकी भी नहीं जा रही है, अब जी आपकी भी नहीं जा रही है। अजय अरोड़ा जी, जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया, उस समय सरकार थी गुल मोहम्मद की। राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला ने इकबाल पार्क में एक जलसा किया। इसके बाद से हालात बद से बदतर होते चले गए, और फिर बिट्टा कराटे जैसे लोग पैदा होने शुरू हो गए, यासीन मलिक जैसे लोग आगे आने शुरू हो गए। क्यों ना यह माना जाए कि इकबाल पार्क में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था कांग्रेस की तरफ से। अजय अरोड़ा जी। राशिद भाई, 1984 में सिक्कों का वकार एक मिनट, राशिद भाई, वकार भाई एक मिनट, मैं अपनी बात राशिद भाई, ये तू मैं की बात नहीं है, देश की बात है। और 14 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन भी रहा। इन्होंने क्या किया? वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। आप अपना बताइए, क्या गुल मोहम्मद की सरकार जब थी, आप और राजीव गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने इकबाल पार्क में जो जलसा किया, उसके बाद माहौल क्यों खराब हो गया कश्मीर में? ये बताएं आप। राशिद भाई, कांग्रेस ने कभी माहौल खराब नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अमित रैना जी, क्या कांग्रेस ने कभी माहौल खराब नहीं किया? ओके ठीक है। अजय भाई एक मिनट, अमित रैना, अजय अरोड़ा वर्सेस अमित रैना, अजय अरोड़ा वर्सेस अमित रैना। अमित रैना, क्या कांग्रेस ने कभी माहौल खराब नहीं किया? अमित रैना। नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कभी कांग्रेस के ऑफिस जाइएगा। 1986 साउथ कश्मीर के दंगों को लेकर कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट। रैना जी, आपको भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने तो आपकी बात काटी नहीं जी, आप बीच में बोले। रैना जी मैं नहीं बोला, इन्होंने मुझे, एंकर ने मुझे बोला बात करने को। चलो आप बोले जी, मैं आपके बाद जवाब दूंगा। तो आप उसमें रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिएगा। उसमें 1986 के जो साउथ कश्मीर अनंतनाग रॉयट्स जिसे कहा जाता है, जिससे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड शुरू होता है मॉडर्न टाइम्स में, उसके जन्मदाता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब आप कहेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद तो जी जनता दल में थे, मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते, और वही उस समय थे जो राजीव फारूक अकॉर्ड जब साइन हुआ तो वो उस समय उसके वन ऑफ द ड्राफ्टर्स। ये 86 अनंतनाग रॉयड से शुरू होते होते उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जिन्होंने मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को बढ़ावा दिया, और उन्होंने पब्लिकली कहा कि शरिया लाना है। कांग्रेस की रैली और कैनवसिंग हो रही थी शरिया के लिए, कैनवसिंग हो रही थी पाकिस्तान से मिलने के लिए। और अजय अरोड़ा जी, ये तो अजीब सी बात हो गई। आप लोग शरिया की बात करते हैं क्या जम्मू कश्मीर में? इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं क्या आप लोग? देखो, रैना जी ने अपनी बात रखी। रैना जी ने ये नहीं बताया कि वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी से गठबंधन था। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने ये कांग्रेस पे एलिगेशन लगा ले रैना जी
मैं रैना जी की बात को से इत्तेफाक नहीं रखता। ये दोनों आंखों से देखें, चश्मा जो पहना है साजिद भाई, साजिद भाई, हाँ ठीक को देख रहे हैं, ओके ठीक है। साजिद भाई, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, साजिद यूसुफ को सुन लें एक बार आप, न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, साजिद यूसुफ को सुने आप, सीईओ द रियल कश्मीर। साजिद भाई, 1980s में ये कहा गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हिंसा को यानी वायलेंस को उकसाया, गुलाम मोहम्मद शाह की जगह लेकर के सीएम बनना चाहते थे, तब देश के पीएम राजीव गांधी थे, बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद को राज्यसभा की सीट दे दी, उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बना दिया, और अगर कांग्रेस ने इतनी सरपरस्ती जितने भी वायलेंस करने वाले लोग हैं उन्हें न दी होती तो फिर माहौल गड़बड़ ना होता। इसमें कितनी सच्चाई है साजिद भाई? देखिए, जहां तक मुफ्ती साहब की बात हो या हमारे फारूक साहब की बात हो, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि मुझे दुख इस बात का होता है कि ये तो हमारे अपने लोग थे। जब हम बात करते हैं इन लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं यही भी उन सियासी दलों या कहीं ना कहीं ये ऐसी गद्दी पे बैठे थे जहां पे इनकी उस टाइम सुनवाई होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये चीज कह सकता हूं मैं कि इन लोगों के जो अपने पॉलिटिकल मफाद की वजह से बेगुनाह कश्मीरी, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, वो मारे गए उसमें। रही बात, जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम फारूक साहब या कांग्रेस के बारे में बात में, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको मुझे एक चीज पता है, कांग्रेस की नीति मेरे को पहले से पता है। कांग्रेस की नीति ये चीज है, अगर आज कांग्रेस ये बता दे कि हम लोग जी कश्मीरी पंडित का दुख दर्द समझते हैं, लेकिन मैं ये चीज समझता हूँ कई सालों से, कई डिकेड्स तक इन लोगों का यहाँ पे राज रहा है। मैं राज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी हुक्मरानी ऐसी थी। इनने आज तक कश्मीरी पंडित के बारे में कभी सोचा नहीं। रही बीजेपी के बारे में बात, आप जब बीजेपी की सरकार थी हम भी एक्सपेक्ट करते बीजेपी कुछ ना कुछ कश्मीरी पंडित के लिए करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज बोलना पड़ता है कि बीजेपी की ने भी आज तक कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ नहीं। साजिद भाई, बहुत ब्रीफ में बस ये बताना है कि 16 साल के बाद आतंकवादी बिट्टा कराटे छूटा किन हालातों में, किन हालातों में छूटा था? क्योंकि उसने टीवी इंटरव्यू में आकर के कबूल किया था कि हाँ मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, उसने ये भी कहा था कि मैंने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली है। किन हालातों में छूटा था बिट्टा? देखिए, जहां तक बिट्टा कराटे की बात करें हम, पहली चीज है नियम कानून। जब भी आप कोई, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा। जब हम बात करते हैं कन्फेशन की, जब बिट्टा कराटे खुद ऑन कैमरा कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने कत्ल कर लिया, तो देयर इज नो सेकंड पॉइंट कि ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद कन्फेस कर रहा है कि मैं कातिल हूं और पूरी दुनिया को भी पता है, इसमें कोई दोहराई या आश्चर्य की बात नहीं है। जब बंदा खुद कन्फेस कर रहा है कि मैंने कातिल किया है तो देयर इज नो सेकंड थॉट कि वो बंदा कैसे जुड़ा। अब वो अगर बंदा छुड़ा है, अगर वो उस बंदे को छोड़ा गया, अगर वो बिट्टा कराटे को छूट मिली है, तो मैंने आपको ये कहा राजनीति में, राजनीति जो दल थे उन लोगों का इनको बिट्टा कराटे ही क्या साजिद भाई, बिट्टा कराटे ही क्या? एसपी वैद्य फॉर्मर डीजीपी ने तो यहां तक भी कहा है कि 70 आतंकी एक गुप्त गलियारे से लेकर के आए गए थे और सीक्रेट गैलरी से लाकर के कश्मीर में छोड़ दिए गए थे। सिर्फ बिट्टा कराटे ही क्या, बिट्टा कराटे के बाद और कितने केस सामने आएंगे? अभिजीत जसरोटिया से मैं आगे सवाल करूंगा, आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों के हक में मुहिम चलाई, इंडिया न्यूज ने बिट्टा कराटे के खिलाफ मुहिम चलाई, इंडिया न्यूज ने आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ मुहिम चलाई, मुहिम रंग लाई और अब जल्द ही 32 साल पुरानी बिट्टा कराटे की फाइल खुलने वाली है और इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। अभिजीत जसरोटिया जी, थोड़ी देर पहले मैं एक सवाल छोड़ करके गया था, मेरा सवाल यह था कि फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद्य ने यह कहा था कि सीक्रेट गैलरी से कई टेररिस्ट आए थे। क्या यह माना जाए कि अभी तो बिट्टा कराटे की फाइल शुरुआत है, अब पता चलेगा मोहम्मद अफजल शेख कहां से आया, रफीक अहमद अहंगर कहां से आया, मोहम्मद अयूब नजर, फारूक अहमद गनी, गुलाम मोहम्मद गुजरी, फारूक अहमद मलिक, नजीर अहमद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन तेली, इन सभी के बारे में अब जल्द पता चलेगा क्या? बिल्कुल राशिद भाई, देखें एक एक करके जितने भी हैं जिन्होंने भी मासूम कश्मीरी पंडितों का खून बहाया है वहां पर, या इंसानियत को शर्मसार किया है, फिर खून किसी का भी मासूम का वहां बहाओ, उन सब को जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होना बहुत जरूरी है और होगी भी। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं यहाँ पर, आप एक चीज समझें कि पूरा षड्यंत्र कहां से पूरे हिंदुस्तान को आज समझना बड़ा जरूरी है। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बने, पाकिस्तान की तभी से कश्मीर पर एक गंदी नजर थी। आप इस चीज को समझिए कि उस समय जब पाकिस्तान ने कवाली आगे कर पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीरियों पर अटैक किया तो कश्मीरियों ने ही उनका मुकाबला किया। सबसे पहले कश्मीरियों ने, इन्हीं के बाप दादाओं ने अपना खून बहाकर कश्मीरियों उन पाकिस्तान के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी आ गई और पाकिस्तान को बड़ी दूर तक कदेड़ करने गई। लेकिन
40 साल तक पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। अब 40 साल कब होते हैं? सन 1987 में। सन 1987 में पाकिस्तान अपने षड्यंत्रों में तब कामयाब हो गया जब यहां की कुछ काली भेड़ों ने उनके साथ मिलकर यहां पर जो है डेमोक्रेसी का कत्ल किया और हारों को जिताया और जिताओं को हराया। उसके बाद यहां पर बंदूक दाखिल हो गई और फारूक साहब का इसमें सबसे बड़ा रोल आता है। मैं तब कहता हूं कि फारूक अहमद डार और फारूक अब्दुल्ला साहब में कोई फर्क नहीं है। एक ने हथियार उठाए थे, एक ने सियासत में जमहूरियत का गला घोंटा, जिसके कारण सारी कुतलगारत हो गई। अब एक एक उस इंसान का जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है उसके साथ जो वो इंसाफ होना बड़ा जरूरी है। वकार, आप किसके साथ हैं? भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? आप किसके साथ हैं? कश्मीरी पंडितों के साथ या यासीन मलिक के साथ? आप किसके साथ हैं? जो हत्यारे बिट्टा कराटे के साथ में आप हैं या कश्मीर में जिन्होंने जुल्म सहा है आप उनके साथ में? वकार, मैं जम्मू कश्मीर के साथ हूँ। जम्मू कश्मीर मेरा है। जम्मू हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत वकार जी, भारत भी मेरा है, हिंद महासागर पूरा मेरा है। किसने कहा आपको मेरा नहीं है? मैं तो नहीं बोलता, हिंद महासागर पूरा मेरा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आप ये मानते हैं ना कि बिट्टा कराटे जैसों को पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था? बिट्टा कराटे को खाद पानी पाकिस्तान से मिला? राशिद भाई पूरी बात सुने ना। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी पता लगेगा वकार भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कुरान में कहा रब्बुल आलमीन ने ये जमीन, ये पेड़, ये पौधे मैंने सब इंसानों के लिए बनाए। तो पूरी जहां हमारी है और आपकी है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इंसानों की बॉर्डरों को हम मानते नहीं। मैं खुले दिल का इंसान हूँ। अगर कुरान के इतने बड़े आप ये हैं फॉलोअर, तो 370 को हटाने पे 35 हटाने पे क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे उन पेड़ों पे बात की सुनिए अमित भाई, ठीक ना? ठीक है, जवाब राणा जी ठीक था ना? सुनिए ना, अमित जी एक बार सुन लेते हैं। वकार बोलिए, वकार बोलिए। 370, 35 पे महबूबा, फारूक, कांग्रेस, बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स थी। मेरे लिए मसला कश्मीर पॉलिटिक्स है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं करोगे तब तक गोली रुकेगी नहीं। क्या बिट्टा कराटे हत्यारा है या नहीं आपकी नजर में? ये बताएं। क्या बिट्टा कराटे? भारत की कानून सुनिए, बिल्कुल, अगर भारत का कानून जो कश्मीर में भी है, जो दिल्ली में भी है, जो हर रियासत में है, तो जैसे उसने कुछ टाइम पहले छोड़ दिया, अब आगे अगर छोड़ देगा, सजा देगा, हम उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं तो, आप तो जज है नहीं है ना हाई कोर्ट आप। और बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू में अगर ये कहा कि मैंने हत्या की है कश्मीरी पंडितों की, तो आप जो है उस पर कोई यकीन नहीं करेंगे? आतंकवादी है कि नहीं है वो तो यूएन डेजिग्नेटेड है ना। आप अगर आप कानून के इतने बड़े समर्थक हैं तो सैयद सलाउद्दीन यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। आपने पूछ लिया, मैं बताता हूँ। ओके, मेरा जवाब दीजिए। ठीक है, सुनिए ना, एक बात सुन लेते हैं। सुनिए ना, अगर मुझे कोई ये जवाब दे देगा, आप सब में से मुझे कोई ये जवाब दे देगा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम करने वाले हिंदू थे, तो मैं भी बोल देता हूँ। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हिंदू। आप सभी साजिद भाई मैं जवाब, हाँ ओके जी आपके पास भी आता हूँ। चीख चिल्लाट नहीं, यहाँ कोई शाब्दिक उग्रवाद नहीं चल रहा है। यहाँ शाब्दिक उग्रवाद नहीं चल रहा है। यहाँ अल्फाजों आप अल्फाजों के इंतहा पसंद न बने, अल्फाजों के इंतहा पसंद न बने, शाब्दिक उग्रवाद न करें। शब्दों के जरिए जो टेररिज्म होता है ना वो ठीक नहीं होता है। चीख चिल्लाट नहीं। मुझे डिबेट में टीआरपी नहीं चाहिए होती है, मुझे डिबेट में ड्रामा नहीं चाहिए। सारी आवाजें नीचे हैं, आप लोग चिल्लाते रहें, चीखते रहें। वकार किसी की भी आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि मेरे कोलीग साजिद यूसुफ बीच में आना चाहते हैं। साजिद भाई, अब आपके सामने एक बात मैं रखने जा रहा हूं। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि बिट्टा कराटे को जमानत देते हुए अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही थी? अदालत ने कहा था कि अदालत इस फैक्ट से अवगत है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिसमें मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि प्रोसिक्यूशन ने केस में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। क्या यह बात सच है? देखिए, जहां तक बिट्टा कराटे की बात हो, देखिए जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी पे एज अ लॉयर आई कांट कमेंट। मैं इस चीज पे कोई ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब मान करते हैं जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी से बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। तो इस चीज पे आई कांट कमेंट कि वो बात सही थी या गलत थी।
तो रही आपकी जो आपने पूछा मुझसे बिट्टा कराटे के बारे में, देखिए एक चीज है, मैं एक चीज मानता हूं कि आज अगर 32 साल के बाद बिट्टा कराटे का जो आज केस जो है वो हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं भी कल कोर्ट में ही था एंड जब वो सुनवाई हुई थी, जब उसकी बात चल रही थी तो मैं भी वहीं पे था। देखिए एक लहर उठी है कश्मीर में कि नहीं, कहीं ना कहीं जो इंसान, जो शैतान यहाँ पे किसी भी इंसान के साथ बदसलूकी करे या किसी की जान बेगुनाह का कत्ल करे, उसका इंसाफ चाहे देर से ही हो लेकिन होगा जरूर। ये लहर अजय अरोड़ा जी, जिस लहर की बात साजिद यूसुफ कह रहे हैं, ये लहर आप लोगों के कार्यकाल में क्यों नहीं उठी? आप लोग क्यों एक डर बना करके रखते थे? ओ 370 की बात मत करो, 370 यानी आग से खेलना, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। कश्मीरी पंडितों के हक की बात ना करो, वरना अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो दक्षिणी कश्मीर में न जाने क्या हो जाएगा। डरते क्यों थे आप लोग? वो कदम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उठाए वो आप भी तो उठा सकते थे ना अजय जी। राशिद भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी के कदम की बात की, 370 की बात की, 35A की बात की। मैं कहता हूं जितने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने सीज फायर हुए पाकिस्तान से, हमारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई, हमारे कश्मीरी पंडित क्यों मदद नहीं की? ये सिर्फ भाषण की कथनी करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इनकी नीयत ठीक होती, कथनी करनी में फर्क है। आपके बीच में नहीं बोला, 14 वर्ष आपने क्या किया? अभिजीत जसरोटिया बीच में आया। अभिजीत जी मुझे बता दें, सुने आप एक मिनट सुन लीजिए, आपको एक बात बता। बड़ी देखिए, हम एक चीज को जरा समझे थोड़ी सी, इंसानियत के पैमानों पर भी हमें खरा उतरना चाहिए। आप एक चीज को समझिए, सन 1987 में जब उपद्रव हुआ था तो केवल 1% वो लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए थे, जो मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे, और बाकी के 99% उन्होंने देखे जा रहे थे। अब अरे सुन लीजिए ना, अरे भाई आपको किसी ने पूछा आपकी दुम पे किसने पाँव रखा? आपकी दुम पे किसने पाँव रखा? 2 मिनट ठहर जाए। आपकी दुम पे किसने पाँव रखा? सुन लीजिए ना, बात करना बंद करो। तुमसे बोला नहीं जाता सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी। सुने मेरी बात, सुने बात, आतंकवादी बोला। देखिए इस बेचारे को अभिजीत आप बोलते जाएं, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। अभिजीत आप बोलते जाएं, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। ये जो बकार भट्टी है, ये बेचारा पेरोल पे है पाकिस्तान की। जब भी आप बात करोगे इसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। बकार आप पाकिस्तान के पेरोल पर हैं, आप जैसे एक्टिविस्ट जो हैं पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। ये बीच में बेचारा कूद जाता है। अब देखें हमारे सामने राइजिंग, हमारे सामने CEO बैठे हैं, एक पत्रकार बैठे हैं हमारे बीच में, वो है ओरिजिनल कश्मीरी, जो कश्मीर से हैं। ये तो बेचारा डुप्लीकेट कश्मीरी है, ये तो कश्मीर का भी नहीं है, सिर्फ कश्मीरी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से पैसे लेकर बैठा हुआ है। तो इस जैसे इंसान को कम से कम न्यूज चैनल पे बुलाकर बाकी कश्मीरियों को बदनाम ना करें, बाकी कश्मीरियों को बदनाम ना करें। ये कश्मीरी है ही नहीं, ये पूरे कश्मीर में, ये तो कश्मीर जाता ही कि मैं भी कुपवाड़ा में 2500 बंदे की रैली करकर आऊँ। ये तो बेचारे को कश्मीर में घुसने नहीं देते लोग इसको। ये कश्मीरियों को, कश्मीर जो है, ये कश्मीरी जो है, इस जैसे इंसानों के कारण ही ये कश्मीरी बदनाम हुआ है। इस जैसे कश्मीरियों के किसके कारण बीच में आए? ठीक है अभिजीत भाई ठीक है। अमित रैना जी अब आप बीच में आए। बिट्टा कराटे के खिलाफ केस खुलना, कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज और भी बुलंद होना। इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई, तब बिट्टा कराटे की फाइल अब खुलने जा रही है। इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज बुलंद की और कश्मीरी पंडितों की आवाज बना इंडिया न्यूज, तब बिट्टा कराटे जैसों की फाइल खुल रही है। यकीनन आगे यासीन मलिक और जितने भी आतंकवादियों की बातें मैंने बीच में की हैं, इन सभी की फाइल एक एक करके खुलेगी, और खुलेगी तो न जाने कितने नपेंगे और न जाने कितनों के लिए एम्बेरसमेंट होने वाली है। लेकिन मेरा एक अलग सवाल है, क्या आपको लगता है कि अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होना संभव है? बिना डर दिल में लिए हुए वापस कश्मीरी पंडित दिल्ली से, यूपी से, MP से, या जो अलग अलग जगह से जिन्होंने पलायन कर लिया था, वापस क्या कश्मीर जाकर के फिर से रहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? देखिए आप हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी और बड़ी संजीदगी से समझनी पड़ेगी कि न्याय के बिना कश्मीरी पंडित का रिटर्न और रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं। 32,000 साल तक नहीं आएंगे। पिछले 30 साल से हर सरकार ने प्रयास कर लिया है और नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उम्मीद अगर करते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस
जाके वकार भट्टी जैसे लोगों के साथ रहे, कश्मीरी पंडित जाके यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ रहे, हम गले लगाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? उन लोगों के साथ रहे जो हमारे परिवार की मृत्यु के कारण थे, दोस्तों की मृत्यु के कारण थे, जो हमारी औरतों के अपहरण के कारण थे, जो हमारी औरतों की बेदर्द मौत के कारण थे। अगर कोई ये उम्मीद रखता है कि हम वो करेंगे तो नहीं। अमित रैना जी, अजय अरोड़ा जी, अभिजीत जसरोटिया जी, वकार, साजिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अंत में इंडिया न्यूज एक बात कहना चाहेगा। इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई, तब फिर बिट्टा कराटे की फाइल खुलने जा रही है। इंडिया न्यूज ने कश्मीरी पंडितों की न जाने कितनी कहानियां और उनकी हकीकत दिखाई। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 18 और 19 जनवरी 1990 की दरमियानी रात क्या हुआ, हमने ये भी दिखाया, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज ने यह बीड़ा उठाया है कि तब तक हम कश्मीरी पंडितों की आवाज बनेंगे जब तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो जाती है, जब तक कश्मीरी पंडित वापस घाटी में जाकर के श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराते हुए राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तब तक इंडिया न्यूज आवाज उठाता रहेगा। क्योंकि इंडिया न्यूज देश की आवाज है, इंडिया न्यूज सच्ची आवाज है, इंडिया न्यूज बुलंद आवाज है, इंडिया न्यूज निडर आवाज है।